नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड या रक्त। देखिए, रक्त में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपन सब कवर कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अपन शुरू करते हैं ब्लड की सामान्य जानकारी। देखिए, ब्लड के अध्ययन को अपन कहते हैं हीमेटोलॉजी। यानी ब्लड का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे अपन बोलते हैं हीमेटोलॉजी। फिर इस रक्त के पीएच की बात आती है, तो रक्त की पीएच होती हैं आपके 7.4, जो कि नियमित बनी रहती है, यानी 7.4 ही बनी रहती है। इसके लिए रक्त के अंदर एक बफर विलियन पाया जाता है। बफर विलियन वो होता है आपके, एक तो होता है कार्बोनिक अम्ल और उसके साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बफर विलियन पीएच को नियमित बनाए रखने का कार्य करता है। उसके बाद अपन देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, या अपन कह सकते हैं शरीर के भार की 7 से 8% रक्त पाया जाता है। उसके बाद बात आती है रक्त की उत्पत्ति यानी ओरिजिन। ये ओरिजिन हुई है जो भ्रूण है। भ्रूण के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। भ्रूण की जो बीच वाली परत है जिसे अपन बोलते हैं मेसोडर्म, इससे रक्त की उत्पत्ति हुई है। फिर बात करते हैं अपन रक्त के निर्माण की। रक्त का निर्माण, यदि अपन रक्त के निर्माण की बात करें तो ये होता है अस्थि मज्जा में। जिसे अपन बोलते हैं बोन मैरो। ये एक एडल्ट के अंदर रक्त का निर्माण होता है, जबकि अपन भ्रूणीय अवस्था में देखें तो इसका रक्त का निर्माण होता है, या भ्रूणीय अवस्था या शिशु अवस्था के अंदर अपन देखें तो रक्त का निर्माण यकृत तथा पलिया के अंदर रक्त का निर्माण होता है। फिर इसकी सामान्य जानकारी में बात आती है, रक्त एक सरल संयोजी ऊतक होता है। सरल संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू, सरल संयोजी ऊतक होता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके रक्त दाब का। तो रक्त दाब होता है आपके 120 से 80 mm/Hg। ये रक्त का दाब होता है। रक्त का दाब अपन स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। यानी आपसे ये पूछा जाए रक्त दाब किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, तो ये है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्त मापा जाता है, या रक्त दाब मापी किसे कहा जाता है, तो स्पिग्मोमैनोमीटर को कहा जाता है।
और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो कि होती है 70 से 110 मिलीग्राम प्रति DL। एक DL में 100 ml होते हैं, यानी 100 ml रक्त में 70 से 110 मिलीग्राम ग्लूकोज उपस्थित होना चाहिए। ये तो हो गई रक्त की सामान्य जानकारी। इसके बाद अपन रक्त के जो घटक है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अपन एक बार वापस देख लेते हैं। ब्लड जिसका अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। रक्त की pH होती है आपके 7.4। इस रक्त की pH को बनाए रखने के लिए उसके अंदर, रक्त के अंदर, मानव रक्त के अंदर एक बफर विलयन पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं कार्बनिक एसिड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बफर विलयन पाया जाता है। देखिए, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर या बाहर का 7 से 8% रक्त पाया जाता है। यदि मैं बात करूं रक्त के उत्पत्ति की, तो ये भ्रूण की मेसोडर्म या मध्य चर्म से रक्त की उत्पत्ति हुई है। रक्त का निर्माण एक एडल्ट के अंदर, या मैं कहूं एक वयस्क के अंदर, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत या बलिया के अंदर होता है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त का दाब या रक्त दाब होता है 120/80 mm/Hg। रक्त दाब का मापन स्पेक्ट्रोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है तथा रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा सामान्यतः 70 से 110 मिलीग्राम प्रति DL होती है। DL का मान 1 DL बराबर 100 ml होता है। फिर अपन देखते हैं रक्त के घटक। इतने में से ही आपको लगभग सारे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक्स में मिल जाते हैं। आप हम सबको पता है कि रक्त को 2 घटकों में विभाजित किया गया है। रक्त के घटक एक तो है आपका प्लाज्मा, जो कि कुल रक्त का 55% पाया जाता है, और दूसरा है रक्त कणिकाएं, जो कि कुल रक्त का 45% पाई जाती है। ये प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। इसके अंदर बिलिरुबिन वर्णक पाया जाता है। वर्णक कौन सा होता है? वर्णक बिलिरुबिन वर्णक के कारण ये हल्के पीले रंग का होता है। अब देखिए, रक्त कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपके RBC, WBC और प्लेटलेट्स या बिंबाणु। प्लेटलेट्स ये तो हो गए रक्त के घटक। अब इन रक्त के घटकों को अपन एक एक करके अलग से देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मा की। तो ये कुल रक्त का कितना पाया जाता है? 55% पाया जाता है। प्लाज्मा जो कि कुल रक्त का 55% पाया जाता है। देखिए, प्लाज्मा के अंदर अपन प्लाज्मा का संगठन की बात करें तो इसमें 91 से 92%
प्लाज्मा के अंदर जल पाया जाता है, जल, और 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती हैं। देखो, दो मुख्य प्रोटीन है, एक तो है हिपेरिन जो कि शरीर में रक्त को जमने से रोकते हैं, और दूसरी है फाइब्रिनोजन जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। फिर इसके अंदर शेष भाग के अंदर शेष भाग में क्या पाया जाता है? अकार्बनिक कार्बनिक लवण, आयंस, और मैं बताऊं आपको तो उसके अंदर गैसें वगैरह, हार्मोन, एंजाइम आदि इसमें उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, गैसें, एंजाइम, हार्मोन आदि उपस्थित होते हैं। फिर अपन देखते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार में सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें नंबर 1 आरबीसी, जिसे अपन रेड ब्लड कॉर्पसेल बोलते हैं। दूसरी है आपके डब्ल्यूबीसी, जिसे अपन वाइट ब्लड कॉर्पसेल बोलते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स, बिंबाणु या पट्टिकाणु। बिंबाणु या प्लेटलेट्स। देखिए, ये कुल रक्त की 45% पाई जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक आपके आरबीसी पाई जाती है, यानी कुल रक्त कणिकाओं का 99% आरबीसी उपस्थित होती है, जबकि शेष एक भाग में डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स उपस्थित होती है। फिर अपन बात करते हैं रक्त कणिकाओं में आरबीसी की। रक्त कणिकाओं में सबसे पहले 1 नंबर ले लेते हैं अपन आरबीसी। देखिए, आरबीसी को अपन एक और नाम देते हैं जिसे अपन कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। उसके बाद अपन देखते हैं आरबीसी की संख्या, जो एक स्वस्थ नर के अंदर ये पाई जाती है 50 से 55 लाख प्रति mm³ रक्त में, जबकि एक मादा के अंदर ये पाई जाती हैं 45 से 50 लाख mm³ रक्त में। फिर आरबीसी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसके जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, जो कि पिछली बार पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अपन देखते हैं आरबीसी की जो साइज है या आकार,
सामान्यतः आरबीसी का आकार मानव के अंदर 6.8 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर तक आरबीसी का आकार होता है। यदि आरबीसी के आकृति की बात करूं या मैं शेप की बात करूं तो आरबीसी का शेप होता है द्विअवतलाकार यानी बाइकॉन्वेक्स आकार। इसका आकृति या मैं बात करूं शेप की तो इसका शेप होता है आपके द्विअवतलाकार द्विअवतलाकार यानी बाई कॉन्वेक्स, द्विअवतलाकार या बाई कॉन्वेक्स। फिर इसकी बात आती है निर्माण की। निर्माण देखिए भ्रूणीय अवस्था में तो इसका निर्माण एक तो यकृत यानी लीवर व पलिया के अंदर होता है, जबकि वयस्क में एक स्टेम या कोशिका होती है जिसे बोलते हैं हीमोब्लास्टोसिस, हीमोसाइटोब्लास्ट कोशिका के विभाजन से अस्थिमज्जा में हीमोसाइटोब्लास्ट ये एक स्टेम है जिसके विभाजन से बार बार विभाजन होकर अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं आरबीसी की मृत्यु। आरबीसी की मृत्यु की बात करूं तो आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा के अंदर, स्प्लीन या प्लीहा के अंदर, जिसे अपन मृत्यु होने के कारण इसे बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, या इसको बोलते हैं आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक कहते हैं। अब देखिए आरबीसी का कार्य। आरबीसी का कार्य होता है मुख्यतः O2 का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना, यानी 97 से 98% O2 का परिवहन आरबीसी के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए आरबीसी के अंदर एक वर्णक उपस्थित होता है, यानी श्वसन वर्णक या पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की मात्रा की, तो एक स्वस्थ मेल के अंदर इसकी मात्रा होती है 14 से 16 ग्राम प्रति DL, यानी 100 ml में 14 से 16 ग्राम आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर इसकी मात्रा कुछ कम यानी 14 से 16 ग्राम प्रति DL,
ये हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। देखिए हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से बना होता है, एक तो हीम विथ एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखिए हीम तो होता है इसमें 5%, जबकि 95% आपकी होती हैं ग्लोबिन प्रोटीन। इस हीम के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसे बोलते हैं अपन Fe या लोह आयरन धातु, वो पाई जाती है आपके Fe2+ अवस्था में। इसको अपन आयन के रूप में अपन लिखना चाहें तो ये इसे लिखते हैं फेरस। Fe+2 को अपन बोलते हैं फेरस। ये तो हो गया आपके आरबीसी का। जितना भी जो क्वेश्चनों में पूछा जाता है वो सब सारे क्वेश्चन इसमें आपके पूरे हो जाएंगे। यानी सबसे पहले अपन देखते हैं आरबीसी, जिसे अपन बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, जिसकी संख्या होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, यानी एक स्वस्थ नर के अंदर 50 से 55 लाख, जबकि एक मादा के अंदर 45 से 50 लाख प्रति mm³ रक्त के अंदर ये संख्या होती है। इसका जीवनकाल की बात करूं तो ये होता है 120 दिन। आकार इसका 6.8 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि इसकी आकृति होती है वो द्विव अवतलाकार, यानी द्विव अवतल होती है। जबकि इसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में तो यकृत तथा प्लिया में होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में हीमोसाइटोब्लास्ट कोशिका के विभाजन से अस्थिमज्जा में होता है। मैं बात करूं आरबीसी की मृत्यु की, तो आरबीसी की मृत्यु प्लीहा के अंदर होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का कार्य है ओटो का परिवहन, यानी आरबीसी के द्वारा लगभग 97 से 98% ओटो का परिवहन किया जाता है। आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, श्वसन वर्णक उपस्थित होता है, जिसे अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य में 14 से 16 ग्राम प्रति DL तथा फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम प्रति DL होती हैं। ये हीमोग्लोबिन हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीम की मात्रा 5%, 95% ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीम के अंदर एक धातु पाई जाती है Fe आयरन, जो Fe+2 अवस्था में होती है। ये तो हो गए आपके आरबीसी। इसके बाद अपन बात करते हैं WBC की। देखिए WBC को अपन ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं। WBC को अपन ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं। 2 नंबर WBC वाइट ब्लड कॉर्पस सेल, या इसको अपन बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट। देखिए एक और रह गया था इसके अंदर, यानी आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। जबकि इसमें 2 अपवाद है, एक तो है ऊंट तथा लामा। इन दोनों की ये स्तनधारी होते हुए भी इनके अंदर जो आरबीसी होती है उसके में केंद्रक उपस्थित होता है। फिर अपन बात करते हैं WBC की। WBC में ये जो ऊंट और लामा के अंदर स्तनधारी होते हुए भी इनके अंदर जो आरबीसी है उनमें केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि वास्तव में होना चाहिए कि आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। यानी
अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित, तथा इसके आकृति की बात करूं तो ये आकृति इसकी निश्चित नहीं होती है, यानी अनिश्चित आकृति इसकी अनिश्चित होती हैं। यदि मैं आकार की बात करूं या साइज की बात करूं तो इसका साइज रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा होता है, यानी लगभग 15 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। जबकि इसका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में तो होता ही है। अस्थि मज्जा के अलावा ये इसका निर्माण पल्हिया में तथा लसिका गांठों में भी होता है। लसिका गांठों में ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। फिर मैं बात करूं इसकी संख्या की। रक्त कणिकाओं में सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी की होती हैं। ये नॉर्मली काफ़ी बुक्स में 4000 से 11000 लिखा होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी या आरबीसी की बुक है उसके अंदर 7000 से 8000 प्रति mm³ रक्त में पाई जाती है। फिर अपन पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। देखिए डब्ल्यूबीसी का प्रकार में बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं ग्रे न्यूलोसाइट और दूसरी होती हैं अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है इनमें कणिकामय डब्ल्यूबीसी है, कणिकामय डब्ल्यूबीसी, जबकि ये कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी होती हैं। कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी यानी इनके ऊपर कणिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। कणिका मई डब्ल्यूबीसी में ये आगे 3 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 बात करूं तो इसके अंदर होता है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का 62% पाई जाती हैं। इसका जो कार्य होता है वो होता है भक्षाणु क्रिया करना। यानी न्यूट्रोफिल्स भक्षाणुक होती हैं तथा इसको अभिरंजित करने के लिए अपन उदासीन अभिरंजक का उपयोग करते हैं तथा इनका जो केंद्रक होता है वो 3 से 7 पालियों में विभक्त होता है या 7 पिंडों में विभक्त होता है। फिर इसके आगे यानी दूसरा जो ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा प्रकार है वो है आपके इओसिनोफिल। इओसिनोफिल
न्यूट्रोफिल ये कुल WBC का 2.5% पाए जाती हैं, जबकि ये उदासीन अभिरंजक के द्वारा अम्लीय अभिरंजक के द्वारा, ये तो न्यूट्रोफिल्स इसका नाम ही उदासीन अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होने के कारण इसे न्यूट्रोफिल्स कहा गया, यानी न्यूट्रल के द्वारा ये अभिरंजित होती है। जबकि इयोसिनोफिल को अपन एसिटोफिल भी कह सकते हैं, इसके लिए क्योंकि ये अम्लीय अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होती है तथा इसका जो कार्य है वो एलर्जी व परजीवी संक्रमण में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी ये एक्टिव हो जाती हैं। देखिए सामान्यतः जब भी कोई रोग होता है तो ये WBC की संख्या बढ़ जाती है, यानी WBC की संख्या में वृद्धि किसको अंकित करती हैं? रोगों को अंकित करती हैं। जब भी मानव शरीर को कोई रोग हो जाता है तो WBC की सामान्यतः संख्या में वृद्धि हो जाती है। फिर इस न्यूट्रोफिल्स का थर्ड भाग है आपके बेसोफिल्स। ये बेसोफिल्स कुल WBC का 5% पाया जाता है। इसको अपन बेस यानी क्षारीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित करते हैं, इसके द्वारा कुछ स्त्रावण होता है, यानी इसके द्वारा हिपेरिन, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन का स्थावरण होता है तथा इसमें विशेष बात ध्यान रखनी है, ये अभक्षणुक होती हैं। कैसी होती हैं? ये अभक्षणुक होती हैं। ये तो हो गए आपके ग्रेन्युलोसाइट के प्रकार। देखिए WBC यानी ल्यूकोसाइट, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी आकृति अनिश्चित होती है क्योंकि सब यानी ये 5 प्रकार की यानी केंद्रक की आकृति के आधार पर अपन इसको 5 भागों में बांटते हैं। अभी तो ये 3 भाग हो गए, 2 भाग अग्रेन्युलोसाइट के अंदर आएंगे। इसका आकार रक्त में यानी रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा होता है, यानी 15 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, साथ में इपलिया में, लसिका गांठों में भी होता है। इसकी संख्या की बात करूं तो ये संख्या होती है 7000 से 8000 प्रति mm³ रक्त में। ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। कणिकामय WBC, कणिकाविहीन WBC। कणिकामय WBC को 3 भागों में बांटा गया है। न्यूट्रोफिल्स जो कि कुल WBC का 62% होते हैं, यानी 62% होती हैं। ये न्यूट्रोफिल भक्षाणु क्रिया करती है, उदासीन अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होती हैं। 3 से 7 पिंडों में इसका केंद्रक विभाजित होता है। और दूसरा भाग है आपके इयोसिनोफिल। ये अम्लीय अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होने के कारण इसे इयोसिनोफिल या एसिडोफिल भी कहा जाता है। ये एलर्जी तथा परजीवी संक्रमण में एक्टिव होती हैं। फिर आता है बेसोफिल। ये क्षारीय अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होता है। इसके द्वारा हिपेरिन, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन का स्त्रवण किया जाता है, जबकि बेसोफिल अभक्षणुक होती हैं। उसके बाद नंबर आता है आपके ग्रेन्युलोसाइट का, यानी कणिका विहीन WBC। इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो पालियों में विभक्त नहीं होता है। और ग्रेन्युलोसाइट में
जो केंद्रक होगा वो पालियों के अंदर विभक्त नहीं होगा। सबसे पहले कणिका वीन WBC में नंबर 1 अपन पढ़ते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट ये कुल WBC का 5% होता है। इसके द्वारा यह न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर, यानी मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर के शरीर की जो प्रथम रक्षा पंक्ति है या पंक्ति है उसका निर्माण करता है। यानी यह न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति का निर्माण करता है। फिर अपन इसमें बात करें तो ये मोनोसाइट भी भक्षाणुक होती हैं। इसका केंद्र का आकार घोड़े की नाल के समान होता है या सैम के बीज के समान होता है। फिर अपन बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, तो वो होता है आपके लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट कुल WBC का 30% पाया जाता है। यानी लिम्फोसाइट ये कुल WBC का 30% भाग का निर्माण करता है। ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ये लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो मानव के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। और WBC का मुख्य कार्य होता है आपके शरीर की रक्षा करना या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। इसलिए अपन WBC को सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। इसके बाद आपकी बच जाता है प्लेटलेट्स। अब अपन देखते हैं जो रक्त कणिकाओं का तीसरा भाग था उससे प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स या बिंबाणु, बिंबाणु में अपन देखते हैं कि ये स्तनधारियों में पाई जाती हैं, यानी मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। स्तनधारियों में पाई जाती हैं। स्तनधारियों के अंदर पाई जाती हैं। और इनकी विशेष बात है कि ये वास्तविक कोशिका नहीं होकर ये कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। कोशिका के